नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, हमसे किसी ने कहा था कि सर मुस्लिम लॉ पर भी वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज हम मुस्लिम लॉ पर ही चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को भी कानून के नाम पर ठगा जा रहा है, फैमिली लॉ के नाम पर। और अब हालात पहले के मुकाबले कैसे हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, इनके पारिवारिक मैटर्स में क्या क्या होता है, किस तरीके से काम होता है। ठीक है। तो दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि मुस्लिम का पर्सनल लॉ है। ऐसा कई लोगों को पता होगी ये वाली बात कि इनका तो पर्सनल लॉ है, तो ये तो अपने तरीके से सब कर लेते हैं। देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पूरी तरीके से सही नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप गलत हैं। एक्चुअली मुस्लिम का पर्सनल लॉ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज मॉडर्न लॉ बनाए गए हैं इंडिया में फैमिलीज़ को लेकर, इन सारे कानूनों ने मुस्लिम्स के लॉ को लगभग ख़त्म कर दिया है। और आज से नहीं, इनमें भी आज़ादी के बाद से ही कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें होना शुरू हुई और महिला सशक्तिकरण के नाम पर इनकी कम्युनिटी में भी कई ऐसी चीज़ें हुई कि धीरे धीरे इनका जो शरीयत कानून है, जो पर्सनल लॉ की हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होने लग गया। जब शाह बानो का केस हुआ था तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को भरण पोषण देने की बात कही थी और बाद में राजीव गांधी ने मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया था वोट बैंक के लिए। अब अगर मैं एक बात बताऊं आपको कि मुस्लिम लॉ है क्या मैरिज को लेकर, तो देखिए, मैरिज को लेकर मुस्लिम लॉ एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे हिंदू लॉ को सैक्रामेंट कहा जाता है, संस्कार, ऐसे ही मुस्लिम लॉ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग कि जो लड़का होता है वो लड़की से निकाह करता है और उस समय लड़की जो रहती है वो कुछ रकम उनकी फैमिली वाले मांगते हैं, इसको मेहर कहा जाता है, और वो उसको देकर दोनों की आपसी सहमति से दोनों निकाह कबूल करते हैं और इस तरीके से वो उसके घर पे आती है। ठीक। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं मुस्लिम भाइयों को कि उनको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है कोर्ट के द्वारा। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, उसके बदले आप मुझे कुछ दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब सीधी सी बात यह है कि मैंने अगर आपको कुछ दिया है तो उसके बदले एक चीज़ होगी जिसको कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल। मैंने आपको, मान लीजिए कि मैंने एक पेन आपको बेचा, तो उस पेन के बदले आप मुझे 10 रुपये देंगे, 20 रुपये देंगे, जो भी उसकी कीमत होगी, तो ये हो गया कंसिडरेशन। और दुनिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन सब में यही रूल लागू होता है। ठीक है, चाहे वो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो। तो जब मुस्लिम लॉ में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर उसमें भरण पोषण वाली जो बात है वो बेईमानी नहीं लगती आपको? भाई, बेईमानी इसलिए कि पत्नी मैं मुस्लिम हूँ, मैंने निकाह किया, शादी करी मैंने, अब मेरी पत्नी मुझसे अलग हो गई है और उसने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस लगा दिया। 125 भी लगता है इनमें, 498A भी लगता है मुस्लिम में। दहेज लॉ भी इन पे लागू होता है, मतलब जो कानून दहेज का है वो भी इन पे लगता है, जबकि इनमें दहेज का जो प्रोविजन, मतलब इनमें जो परंपराएं हैं उनमें दहेज है नहीं, इनमें मेहर चलता है। ये कुछ देकर लड़की से शादी करते हैं। तो इनमें डोमेस्टिक वायलेंस भी आज मुसलमानों पर दर्ज हो रहा है, 498A भी दर्ज हो रहा है, उसके अलावा 125 भी दर्ज हो रहा है। फिर इनमें जो चाइल्ड कस्टडी के मामले हैं वो भी चल रहे हैं। अब इनमें एक नई चीज़ भी आ गई है, वो भी दर्ज हो रही है। क्या है वो? वो है 3 तलाक। 3 तलाक को लेकर गवर्नमेंट ने कानून बनाए, उसमें 3 साल की जेल है। आजकल वो भी इनमें दर्ज हो रहा है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हिंदू में ठीक है, मुस्लिम में ठीक नहीं है, सॉरी, मतलब हिंदू में जो है लॉ लागू हो रहे हैं, मुसलमान में लागू नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो इतने चेंजेस कर दिए गए हैं कि अगर आप कोर्ट जाते हैं तो वहाँ हिंदू के अलावा मुसलमान भी खूब मिल जाते हैं आपको।
उनकी महिलाएं केस लगा रही हैं, उन पे केस चल रहे हैं। इस तरह के आजकल इनमें भी कंडीशन जो है पहले जैसी नहीं रह गई है। तो अगर जैसे कई हिंदू सोचते हैं कि इनका तो पर्सनल लॉ है, इनको तो सब बढ़िया बढ़िया, ऐसा नहीं है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में इनके हालात भी खराब हैं आज की तारीख में। जब मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है मुसलमानों के लिए, मगर मुझे आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आई कि इस पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिर्फ राजनीति करने के लिए बनाया गया है, इसकी कोई संवैधानिक वैल्यू नहीं है। और मुस्लिम लोग भी पता नहीं इस बोर्ड को क्यों सपोर्ट करते, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की बात आए तो इस बोर्ड ने कभी भी मुस्लिम पुरुषों के पक्ष में कोई आवाज़ आज तक उठाई ही नहीं। जिस तरीके से बाकी चीज़ों में आवाज़ उठाते हैं ना, ठीक है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा, लेकिन जिस तरीके से बाकी मुद्दों में आवाज़ उठाते हैं, जो हिंदू मुसलमान के मुद्दे हो जाते हैं बड़े खतरनाक वाले, उस तरीके से इन्होंने कभी भी फैमिली मैटर्स में आवाज़ नहीं उठाई। ठीक है, हल्का फुल्का विरोध करते हैं फिर चुप हो जाते हैं। हमारे पास एक केस है मतलब केस था हमारे पास, मेरे ख्याल से 2014-15 की बात है शायद। उस समय तो मेरा लॉ चल रहा था, मैं उस समय एडवोकेट नहीं बना था। तो एक शख्स को मैं जानता हूँ, तो जिनको मैं जानता हूँ वो एक मुसलमान है वो, और हमारे शहर में ही रहते हैं। और जान के हैरानी होगी कि वो मस्जिद में सोते थे। अब सवाल है वो मस्जिद में क्यों सोते थे, क्या उनका खुद का घर नहीं है? तो देखिए, उनका खुद का घर था, बड़ा सा घर, उन्होंने खुद ने बनवाया था उस घर को, और काफ़ी बड़ा घर। और उनके घर के पास में ही उनकी ऑटो पार्ट्स की शॉप थी, जिसमें वो पूरा मैकेनिकल वर्क करते थे, गाड़ी वगैरह की सर्विसिंग वगैरह, ये उनका काम था। तो उसमें ये हुआ कि उनकी वाइफ ने क्या किया, उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया। और उनकी वाइफ का उनके ही मोहल्ले के एक दूसरे मुस्लिम से जो पार्षद था उस मोहल्ले का, जो कि एक पार्टी से था, राजनीतिक पार्टी से, उससे चक्कर था। और उनके 2-3 बच्चे भी हैं। और खैर इनका नाम तो मैं इसमें नहीं लूँगा इस चैनल में, लेकिन पूरी मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। तो वो पहला केस था जब मैंने देखा था कि मुस्लिम लॉ में, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में इस तरह के काम भी हो रहे हैं। तो उनकी वाइफ का उनके ही मोहल्ले के पार्षद से चक्कर था। और जब उनको मालूम पड़ा, फिर काफ़ी मतलब मार काट की नौबत आ गई। और जब उनकी वाइफ को लगा कि ये कुछ उल्टा पुल्टा कदम उठा सकता है, तो उनकी वाइफ ने उनके ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा लगा दिया। अब जब घरेलू हिंसा का मुकदमा लगाया तो उसमें ये हुआ कि मुझे उस समय तो मैं भी एडवोकेट नहीं था, लेकिन वो मुझसे मिलते रहते थे। तो मुझे उसमें एक चीज़ समझ में ये नहीं आई कि उनकी वाइफ ने जिसको भी वकील किया था, उसने डोमेस्टिक वायलेंस में इतना खतरनाक ऑर्डर वो लेके आया उनके खिलाफ कि उनका पूरा मतलब उनको घर छोड़ना पड़ा। उनकी वाइफ ने उन पे एलिगेशन लगाया कि हमको हमारे पति से ही जान का खतरा है, और मेरे पति जो है मेरे कैरेक्टर में शक करते हैं। तो परिणाम ये हुआ कि डोमेस्टिक वायलेंस में कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि भले वो घर आपका है, मगर महिला को खतरा है आपसे, और ये बात कोर्ट में साबित भी हुई है, इसलिए आप अपने घर में नहीं जा सकते। ऐसा आदेश हुआ था। ऐसे आदेश रेयर केस में होते हैं, ऐसे 2-3 आदेश हुए हैं हमारे पूरे इंडिया में, उसमें से एक केस ये था। तो परिणाम ये हुआ कि वो घर उन्हीं का, उनके पैसे से ही बना, सब कुछ उनका, बड़ा सा घर जिसको बनाने में उन्होंने कर्जा भी लेकर रखा था, लेकिन वो उस घर में अब एंट्री नहीं कर सकते थे। कई सालों तक वो अपने घर नहीं जा पाए। घर के उनके मोहल्ले में मस्जिद थी, उस मस्जिद में सोते थे, लेकिन अपने घर नहीं जा सकते थे। 1-2 बार जाने की कोशिश करी, जैसे व्यक्ति को गुस्सा आता है कि मेरा ही घर है, मेरी संपत्ति मैं ही नहीं घुस सकता, और मेरी पत्नी मेरे ही घर में किसी गैर मर्द को बुला के रंगरलियाँ बना रही है। ये भी उन्होंने कई बार नोटिस किया इस चीज़ को। तो अब इतना अन्याय जब किसी व्यक्ति के साथ आप करेंगे, तो वो व्यक्ति सोचिए वो मतलब कहाँ जाएगा, वो उसके अंदर कैसे बीतेगी। मेरा घर, मैं घर में नहीं घुस सकता, मेरी पत्नी वो किसी और के साथ लगी हुई है, मेरे बच्चे मैं उनसे मिल नहीं सकता, और इसके बाद मुझे पत्नी को भरण पोषण भी देना है। इतना इनजस्टिस।
ये एक ऐसा केस था जिसको देख के मैं बहुत हैरान रह गया था। मतलब अभी तक हिंदुओं के साथ भी मैंने ऐसा केस नहीं देखा जो मैंने इस तरह का केस मुस्लिम्स के साथ देखा। तो फाइनली ये हुआ कि उनको मस्जिद में सोना पड़ता था, और जितना मैं जानता हूँ लगभग 3-4 साल तक मेरी उनसे बातचीत थी। तो मस्जिद में उनसे पूछता भी था कि कुछ मैटर सॉर्ट आउट हुआ आपका, तो बोले अभी नहीं हुआ, चल रहा है, जल्दी निपटा दूंगा, ऐसा बोलते थे वो। और उन्होंने कहाँ का चक्कर नहीं काटे, मतलब बड़े बड़े नेताओं से मिले, एप्लीकेशन दी, मानवाधिकार आयोग गए, बहुत बहुत डेयरिंग इंसान थे और काफ़ी, लेकिन लड़ के थक गए थे वो। और शायद 4-5 साल हो गए उसके बाद मेरी उनसे बातचीत हुई नहीं। बाद में वो शायद वो इसी शहर में या कहीं चले गए हैं, इसका भी मुझे कुछ आइडिया है नहीं। लेकिन मैंने ये देखा था कि वो अपने घर में नहीं सोते थे, वो मस्जिद में सोते थे। 1-2 बार घर में जाने की कोशिश करी, पुलिस आ गई और उन पर नया मुकदमा दर्ज हो गया, वारंट जारी हो गए, और जज ने फटकार लगाई कि आपको आदेश दिया था कि आप अपने घर में नहीं जाएंगे, आप अपने घर में गए कैसे। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील करी, एमपी हाई कोर्ट में, उनकी अपील खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट जाने का पैसा उनके पास था नहीं, तो यहीं पर उस केस को आगे चला रहे थे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर हम ये सोचते हैं कि मुस्लिम लॉ में सब ठीक है, तो ये गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा 3 तलाक का एक एडवांस केस इन पे लग रहा है। मुस्लिम लॉ में जो एक चीज़ ठीक है वो ये है कि ये तलाक अल हसन ले सकते हैं। अब तलाक अल हसन जो होता है ये इनका पर्सनल लॉ का मैटर है, उसमें ये अपने वकील के माध्यम से और मस्जिद के मौलाना जो भी होते हैं, इनके काजी वगैरह होते हैं, शहर काजी भी होते हैं, शाही इमाम भी होते हैं, इनके माध्यम से ये तलाक अल हसन ले सकते हैं। इनके अंदर एक प्रॉफिट ये रहता है। इनमें दूसरा प्रॉफिट ये रहता है कि ये बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी कर सकते हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता है। हाँ, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में तब जरूर उनको अपनी पत्नी की परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन का लेटर उनको अपनी जॉब में बड़े अधिकारी को देना पड़ता है। अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो ये दूसरा निकाह, तीसरा निकाह कर सकते हैं। इनमें ये 2 चीज़ें ठीक हैं जो कि इनका पर्सनल लॉ बोलता है। 3 तलाक ख़त्म हुआ है, तलाक अल हसन ख़त्म नहीं हुआ है, वो वैलिड है, और उसमें इनको पूरा जो राइट रहता है वो मुस्लिम पुरुष के पास रहता है, मुस्लिम महिला के पास नहीं रहता है। तो ये चाहे तो डाइवोर्स ले सकते हैं। तो इनमें ये चीज़ ठीक है। जैसे हिंदू को तलाक लेने में बहुत मतलब पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। मगर उसमें भी अभी ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसमें कि पत्नियां तलाक के पहले ही कोर्ट चली जाती हैं, और कोर्ट पति को वार्निंग देती है, मुस्लिम पति को, कि तुम तलाक नहीं लोगे। इस तरीके से भी इसमें खेल हो रहे हैं आजकल। तो ये भी एक मुस्लिम समुदाय के लिए चिंता का विषय है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो मैंने इसके पहले कहा था कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट है, इस्लाम में शादी कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर हम अपनी वाइफ को भरण पोषण क्यों देंगे भाई। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि मैं कुछ दूं उसके बदले आप कुछ दें, ठीक है। तो 125 लगा हुआ है, मेरी पत्नी अपने मायके बैठी हुई है और मैं उसको भरण पोषण दे रहा हूँ, तो ये तो एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। ये उससे मुझे क्या मिल रहा है भाई। जब अगर आप मुस्लिम लॉ को कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसा ही होगा ना। कॉन्ट्रैक्ट में ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि एक पक्ष आराम से खा रहा है, दूसरा पक्ष उसको दे रहा है, इसको कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम, उसके अकॉर्डिंग तो ये पूरी डेफिनेशन ही गलत हो गई। तो आज तक जो मुस्लिम कम्युनिटी है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने कभी इस मुद्दे को उठाया क्यों नहीं। इस मुद्दे को उनको उठाना चाहिए था। एक और चीज़ मुस्लिम लॉ में ठीक है, वो ये है कि उसमें फादर को ही नेचुरल गार्जियन माना जाता है, उसमें मदर को नेचुरल गार्जियन नहीं माना गया है। जो फादर होता है वही नेचुरल गार्जियन होता है, और उसके राइट ज़्यादा रहते हैं। ये चीज़ भी मुस्लिम लॉ में थोड़ी ठीक लगती है। वही हिंदू लॉ में ऐसा नहीं है। हिंदू लॉ में फादर को नेचुरल गार्जियन बोलते तो हैं सिर्फ किताबों में, लेकिन एक्चुअली में हिंदू लॉ में जो कस्टडी के केस रहते हैं उनमें अधिकतर जो है कस्टडी माँ को ही दी जाती है। लेकिन मुस्लिम लॉ में कहीं ना कहीं इस चीज़ में थोड़ा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इनके पर्सनल लॉ बने हुए हैं। बाकी चीज़ें इनकी जो
मॉडर्न कानून बने हैं उसके अकॉर्डिंग ही है। इन पे भी एफआईआर दर्ज होती हैं, इनको भरण पोषण देना पड़ रहा है। और दहेज वहेज की जो क्या कहते हैं धाराएं हैं वो इन पर भी लगती हैं। इनमें सिर्फ डाइवोर्स वाली चीज़ ठीक है कि ये डाइवोर्स ले सकते हैं, ठीक है, इसके लिए इन्हें कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। तलाक अल हसन के माध्यम से आप किसी वकील को पकड़ें और उसके माध्यम से तलाक ले सकते हैं, और इनका तलाक बिना किसी भागा दौड़ी के 3 महीने में हो जाता है। 3 तलाक जो ख़त्म किया गया है वो इंस्टेंट 3 तलाक ख़त्म किया गया है। इंस्टेंट 3 तलाक मतलब पहले ये होता था कि इंडिया में कोई मुस्लिम है, उसने 3 बार तलाक 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 ऐसा बोल दिया या व्हाट्सएप पर या मेल के द्वारा लिख के भेज दिया तो इसको तलाक मान लिया जाता था। ये इंस्टेंट 3 तलाक है, इसको ख़त्म किया है। लेकिन जो तलाक अल हसन है जो 3 महीने में 3 बार जाता है तलाक तलाक तलाक, जिसमें कि बाकायदा एक नोटिस जारी किया जाता है वाइफ के नाम पर कि मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, तुम्हारी ऐसी हरकतें हैं, तुम्हारा व्यवहार ऐसा है, इस तरीके से। और जब 3री बार तक चला जाए तो ये तलाक स्वीकार होता है। इसके लिए कोर्ट कचहरी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी इनमें भी जैसे हम हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 होता है, वैसे मुस्लिम लॉ में भी ऐसे सेक्शन बने हुए हैं कि वो अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनमें भी चलता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही मतलब जो डाइवोर्स वगैरह के रूल हैं उसको लेकर मुस्लिम पक्ष को थोड़ी राहत है, हिंदू पक्ष को नहीं है। बाकी सारे कानून ऐसे ही हैं। लेकिन इनमें जो ये मेंटेनेंस का जो इनके अंदर भी लागू होने लगा है, तो इसमें हमारा यही कहना है कि जो भी मुस्लिम के केस कोर्ट में चल रहे हैं उनको ये सवाल कोर्ट से जरूर उठाना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, विधि का प्रश्न है ये, कि जब इस्लाम में शादी कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं तो खर्चा दे रहा हूँ वाइफ को, बच्चों को, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पा रहा और पत्नी मेरे साथ रहना नहीं चाहती। पत्नी से मुझे क्या मिल रहा है? आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में मान लीजिए आप माल सप्लाई करते हैं, माल आप सप्लाई करते हैं उसके बदले आपको पैसा मिलता है। अब मालूम पड़ा आप तो माल सप्लाई कर रहे हैं लेकिन उधर से कुछ पैसा नहीं आ रहा है, तो ये तो एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। या फिर मान लीजिए आप ही पैसा देते हैं, सामने वाला आपको माल देता है, आप पैसा दे रहे हैं, वो सामने वाला माल नहीं दे रहा है। तो फिर यही बात तो सारे कॉन्ट्रैक्ट में लागू होती है। उससे मतलब नहीं है कि ये शादी का मैटर है, उससे मतलब नहीं है भाई। शादी इन जनरली इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि मेरी पत्नी मेरा घर नहीं संभालती, मुझे 2 वक्त की रोटी बना के नहीं देती, जो भी उसके वाइफ होने की ड्यूटीज़ हैं वो उसको फॉलो नहीं करती, वो वहाँ आराम से बैठी है। शादी हम में कॉन्ट्रैक्ट है, मेहर हम दे चुके हैं, उसके बावजूद भी मुझे जो है उसको भरण पोषण देना पड़ रहा है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन में खरा कहाँ उतर रहा है? इसमें एक और चीज़ ये कि जो लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां भरण पोषण मांगती हैं वो भरण पोषण के साथ मेहर का दावा भी कर देती हैं। जिनमें मेहर होता है वो उसका दावा भी कर देती। कई बार ऐसे केस भी देखने को मिले हैं कि शादी के वक्त मेहर दे दिया गया वाइफ को, उसके बावजूद वो डोमेस्टिक वायलेंस में लिखती है कि मेरा इतना मेहर बनता था, इन्होंने दिया नहीं है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि वाइफ जो है मुस्लिम लॉ में वो मेहर के लिए कभी भी दावा कर सकती है। जैसे हिंदुओं में दहेज देने की परंपरा है, तो हिंदू लड़का दहेज दे नहीं सकता, ठीक है, मतलब दहेज मांगने के लिए हिंदू लड़का जो है वो कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगा सकता कि हमने इतना दहेज मांगा था वो दिलवाया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनमें मेहर देते हैं तो वो महिला को मिलता है पति के माध्यम से, तो वो जो मेहर है वो उसका दावा कर सकती है बाद में भी, तलाक के समय कर सकती, तलाक के बाद भी कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस में कर सकती है, या फिर कोई सेटलमेंट हो रहा उसमें कर सकती है। तो इस तरीके के कंसेप्ट मुस्लिम लॉ में है। बाकी अधिकतर चीज़ें सेम हैं, 19-20 का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। पूरा जो हमारा हिंदू लॉ है कुछ वैसा ही वैसा मिलता जुलता वर्तमान समय में मुस्लिम परिस्थितियां हैं। पहले इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी पिछले लगभग कुछ सालों से मैं कह सकता हूं कि 10-15 साल, मान लीजिए 10-15 सालों से मुस्लिम फैमिलीज़ में भी डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और
पहले अदालतों में गिने चुने मुस्लिम परिवार दिखाई देते थे, बहुत ही कम, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो पर डे आप पर डे चले जाइए, आपको मुस्लिम फैमिलीज़ जो हैं वो अदालतों के चक्कर काटती दिखाई देती हैं। और सारे जो लॉ बनाए गए थे हिंदू रिफॉर्म के लिए, जैसे भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो इनमें कानून है फैमिलीज़ को लेकर उसको चेंज किया जाए, वो सारे कानून जो हैं अब मुस्लिम में भी लागू हो रहे हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि जो हिंदू कानून होता है उसमें लड़का लड़की को बराबर शेयर देने का रूल बना दिया गया, लेकिन यहाँ भी मुस्लिम को थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। पर्सनल लॉ है, इनमें बेटी को 1/4 ही दिया जाता है प्रॉपर्टी में, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। बट हिंदू में ऐसा नहीं है, हिंदू में 50-50 कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ में थोड़ा डिफरेंस है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को लेकर। और यही कारण है कि मुस्लिम में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट थोड़े कम होते हैं, क्योंकि वह कानून जो उनका पर्सनल लॉ है कि उनमें बेटी को 1/4 ही देना है। लेकिन हिंदू में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ 50-50 का कंसेप्ट चल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए। इन फ्यूचर इसमें भी चेंज हो सकता है, ध्यान रखें, क्योंकि इसको लेकर कुछ पिटीशन लगी हुई हैं और जहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई हमको भी जो है प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दिलाया जाए मुस्लिम महिलाओं की तरफ से। ऐसी पिटीशन कुछ लगी हुई हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स में, अब उनमें सुनवाई फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन ये लगाई गई है PIL। तो एक सिंपल छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी है, ताकि कई लोगों के जो मन में ये रहता है कि भैया हिंदू के लिए कानून क्यों है, मुस्लिम के लिए क्यों नहीं है, तो ऐसा नहीं है। कानून इस तरह के बना दिए गए हैं कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम और क्या सिख ईसाई, क्या आस्तिक क्या नास्तिक हैं, क्या ऊंची जाति और क्या पिछड़ी जाति, सब इससे परेशान हैं। ठीक, लेकिन हम सोचते हैं कि हम ही परेशान हैं, तो ऐसा नहीं है, सब परेशान हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।